स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 2023 में चाइनीज साइंटिस्ट्स को हिमालय पर्वतों की गोद में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बड़ा जैकपॉट हाथ लगा। ये डिपॉजिट्स तिब्बतन प्लेटू पर 1000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। असल में लगभग 10 इयर्स पहले तिब्बतन प्लेटू के कुछ रॉक सैंपल्स में एक्सीडेंटली इन्हें रेयर अर्थ और लिथियम मिनरल्स हाथ लगे। उस डिस्कवरी के बाद से चाइना ने इन मिनरल्स की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टूल्स डेवलप किए। इनकी AI टेक्नोलॉजी खास तौर पर लाइट कलर्ड ग्रेनाइट आइडेंटिफाई करती है, जिसमें नायोबियम, टैंटलम और लिथियम जैसे बेशकीमती मिनरल्स आते हैं। अब लिथियम समेत बाकी क्रिटिकल मिनरल्स ने दुनिया में जो हंगामा मचाया है वो तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे में चाइना हिमालयाज के इन नए डिपॉजिट्स को कैप्चर करके इस इंडस्ट्री का ग्लोबल रूलर बनने का सपना देख रहा है। यदि चाइना इस रिमोट एरिया में माइनिंग शुरू कर दे तो ये डिस्कवरी रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल रेस का गेम चेंजर बन सकती है। और तो और अगर इससे थोड़ा और पीछे जाएं तो 2019 में चाइना ने हिमालयाज में अपनी साइड पे लार्ज स्केल माइनिंग शुरू भी की थी। चाइनीज जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इस एरिया में 60,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के गोल्ड, सिल्वर और रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। इसके लिए चाइना ने अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया, जिसने इंडिया चाइना के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया था। लुनजे काउंटी जो पहले एक रिमोट तिब्बतन रीजन था, धीरे धीरे एक माइनिंग हब बन गया। लेकिन ध्यान रहे कि यह केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का मुद्दा नहीं था, चाइना इसके जरिए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी स्टैब्लिश कर रहा था। इस डेवलपमेंट का पैटर्न वही था जो चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनाया था। डिस्प्यूटेड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और अपने इलीगल टेरिटोरियल क्लेम्स को और मजबूत बनाओ। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो आखिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? जब चाइना अपने लुनजे माइन से 1.5 ट्रिलियन का गोल्ड कुरेद सकता है तो इंडिया अपने 12 हिमालयन स्टेट्स के मिनरल पोटेंशियल को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहा? और यदि वो ऐसा करने लगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी हिमालय पर्वत के इस पहलू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस डिस्कशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। सबसे पहला सवाल यह है कि हिमालय की ऊंची ऊंची वादियों में आखिर इन मिनरल्स का उद्गम कैसे हुआ? तो आइए पहले इसके ओरिजिन की कहानी पर एक नजर डालते हैं। तो यह कहानी लगभग 50 to 60 मिलियन साल पहले शुरू होती है, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच एक बड़ा क्लैश होता है। इंडियन प्लेट जो उस समय गोंडवाना लैंडमास का हिस्सा थी, वो साउथ से धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव करती है। लेकिन दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पर एकदम स्थिर थी। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराए तो इंडियन प्लेट की नॉर्दर्न एज यूरेशियन प्लेट के नीचे दब गई। साथ ही दोनों के बीच कंप्रेशन से जमीन फोल्ड होने लगी। इसी टकराव से हिमालय के विशाल पर्वतों का जन्म हुआ और इसी प्रोसेस को हम ओरोजेनी कहते हैं। लेकिन इस टकराव ने केवल इन पर्वतों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने जमीन के नीचे मिनरल्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक खजाना तैयार किया। असल में इस टकराव से पहले इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच टेथिस सागर नाम से एक बड़ा समुद्र था। मेसोजोइक एरा में यह समुद्र एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम हुआ करता था। इसमें कई करोड़ों सालों तक मछलियां, मोलस्क्स, कोरल्स और समुद्री पौधे पलते रहे, जिसकी वजह से टेथिस सी का फ्लोर ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कार्बोनेट यानी शेल्स से भरा पड़ा था। ऐसे में जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सी बीच में दब गई और उसी के साथ समुद्री जीव जंतुओं के रिमेन्स यानी कि ऑर्गेनिक मैटर और शेल्स भी पर्वतों के नीचे दब गए। समय के साथ प्रेशर और हीट ने इन्हें फॉसिल्स में बदल दिया। यही फॉसिल्स आगे चलकर कोल, लाइमस्टोन और बाकी सेडिमेंट्री मिनरल्स के सोर्स बने।
यदि हम कोल का एग्जाम्पल लें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 15.6 मिलियन टन का कोल रिजर्व है। यह कोल उसी ऑर्गेनिक मैटर से बना है जो टेथिस सी के नीचे जमा हुआ था। लाइमस्टोन भी इसी तरह शेल्स और मरीन स्केलेटन से फॉर्म हुआ जो आज कंस्ट्रक्शन और सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम करता है। इसके अलावा जब ये प्लेट्स टकराईं तो जमीन में दरारें और फॉल्ट्स भी बन गए। इन क्रैक्स से हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स का प्रवाह हुआ। ये गर्म पानी और गैसेस अपने साथ मेटालिक मिनरल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड और जिंक लेकर आए। जब ये फ्लूइड्स थोड़े ठंडे हुए तो मिनरल्स रॉक के अंदर जमा हो गए और इस प्रोसेस ने हिमालयाज को मेटालिक मिनरल्स से भरपूर बना दिया। कुछ जगहों पर मैग्मा जमीन के अंदर से ऊपर आया और ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बन गया। इस प्रोसेस में भी कई रेयर मिनरल्स बने। मसलन ल्यूकोग्रेनाइट नाम की एक स्पेशल टाइप की इग्नियस रॉक हिमालय में मिलती है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बेरिलियम जैसी खास मिनरल्स से भरपूर है। इसके अलावा हिमालयाज में नॉन मेटालिक मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं। जिप्सम और डोलोमाइट जैसे मिनरल्स भी पुराने समुद्री सेडिमेंट्स से बने हैं जो हिमालय के उठने के दौरान ऊपर आ गए। तो कुल मिलाकर हिमालयाज की रिच मिनरल वेल्थ उसी कॉलिजन के बाई प्रोडक्ट्स हैं जो आज माइनिंग के लिए एक्सेसिबल हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये खजाना इंडिया के हाथ लग जाए तो क्या क्या हो सकता है। जीएसआई की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन हिमालयन रीजन IHR जो 12 स्टेट्स यानी जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक में फैला है, एक एक्सेप्शनल मिनरल इन्वेंट्री होस्ट करता है। यहां कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ओर और बॉक्साइट जैसे मेटालिक मिनरल्स के साथ साथ लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, टैल्क और जिप्सम जैसे नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक कोलफील्ड में 15.6 मिलियन टन हाई ग्रेड कोल रिजर्व्स हैं जो इंडिया की 324 मिलियन टन की एनुअल कोल डिमांड में रफली 5 to 6% कंट्रीब्यूट कर सकता है। 2023 में इंडिया का कोल इंपोर्ट 250 मिलियन टन था जिसका बिल 1.8 लाख करोड़ रुपीस आया था। अगर अरुणाचल का 15.6 मिलियन टन कोल काम में आए तो ये 6% बिल यानी कि 10,800 करोड़ रुपीस का बिल बचा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड की पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स में 2.3 मिलियन टन मैग्नेसाइट रिजर्व्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं जो हमारी स्टील इंडस्ट्री की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी माने जाते हैं। 2023 में इंडिया ने 5,200 करोड़ रुपीस में इन ब्रिक्स को इंपोर्ट किया था जो इंडिजिनस सोर्सिंग से ऑफसेट किया जा सकता है। यह मिनरल इन्वेंट्री यहीं खत्म नहीं होती। लद्दाख से जास्कर रेंज में 1.8 लाख टन बोरैक्स और सल्फर रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंडिया फिलहाल इसका 80% रशिया से 2,100 करोड़ रुपीस में इंपोर्ट करता है। और तो और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में 3 लाख टन कॉपर और 500 टन गोल्ड के प्रिलिमिनरी ट्रेसेस मिले हैं। यह चाइना के लुनजे रीजन के $60 बिलियन के रिजर्व्स के कंपैरिजन में कम जरूर है, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए बहुत क्रूशियल रिसोर्सेज हैं। जास्कर रेंज में तो सफायर जैसे कीमती पत्थर भी मिलते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल में मोनेजाइट सैंड्स के रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे सेरियम और लैंथनम एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे ईवी बैटरीज और मिसाइल सिस्टम्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जीएसआई के 2020 असेसमेंट के मुताबिक हिमालयाज के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 10 to 15 बिलियन डॉलर के आसपास है जो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट लेकर आता है। 2023 में इंडिया ने 95% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से 12,000 करोड़ रुपीस में लिए थे और 3 लाख टन कॉपर के लिए 20,000 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। अगर हम हमारे हिमालयन रिजर्व्स का इस्तेमाल करें तो ये डिपेंडेंसी 50% तक कम हो सकती है और 2030 तक हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट मार्केट तैयार हो सकता है। यानी हिमालयाज की मिनरल वेल्थ हमारे देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नए पंख लगा सकती है। लेकिन इन मिनरल्स का महत्व सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है, ये हमारे देश की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी मजबूत करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और REEs मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी हैं। 2023 में जब जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम का भंडार मिला तो यह खबर पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। यह लिथियम न सिर्फ मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स के बैटरीज के लिए जरूरी है, बल्कि इससे हम
एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भी अनाउंस किया कि वो अपने 50% डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करेगी। 2024 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की भी शुरुआत की गई, जिसका मकसद देश की क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं निकालेंगे, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा हिमालयन मिनरल्स भारत की माइनिंग इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल माइनिंग सेक्टर के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.2% है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे माइनिंग इकोनॉमीज के 5 to 6% के मुकाबले काफी कम है। अगर सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन किया जाए तो यह कंट्रीब्यूशन 6 to 7% तक बढ़ सकता है, जो इकोनॉमी में 945 to 1,125,000 करोड़ रुपीस का एडिशन कर सकता है। साथ ही साथ माइनिंग सेक्टर से 13 to 15 मिलियन नए रोजगार के अवसर भी तैयार किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हिमालयन रीजन की एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है जो ग्लोबल मार्केट्स में काफी हाई डिमांड रखती है। भारत के पास दुनिया के ग्रेनाइट रिसोर्सेज का 20% हिस्सा है और इंडियन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स का वैल्यूएशन 718 मिलियन यूएसडी तक पहुंच गया है। डायमेंशन स्टोन का मार्केट भी हर साल लगभग 10% CAGR से ग्रो कर रहा है, जो इंडिया के लिए एक जबरदस्त एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करता है। इंडियन ग्रेनाइट अपनी खास कलर वेराइटीज और ड्यूरेबिलिटी के लिए ग्लोबली पॉपुलर हैं। कश्मीर व्हाइट ग्रेनाइट, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट और हिमालयन ब्लू ग्रेनाइट जैसे प्रीमियम वेराइटीज रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस में एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स हिमालयन ब्लू ग्रेनाइट को यूएसए, यूके, पोलैंड, जर्मनी जैसे देशों में सप्लाई करते हैं। ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स मेजरली क्रूड ब्लॉक्स या फिर पॉलिश टाइल्स के रूप में होते हैं, लेकिन अगर भारत डोमेस्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को डेवलप कर ले तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके ज्यादा वैल्यू को जनरेट किया जा सकता है। इंडियन ग्रेनाइट एक्सपोर्टर्स आज ऐसी कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इनका एनवायरमेंट पर दुष्प्रभाव भी कम हो सके। लेकिन दोस्तों, यह सपना एक बड़े संकट के साथ आता है। हिमालय जियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और कल्चरली दुनिया के सबसे रिच और कॉम्प्लेक्स रीजन्स में से एक है। यह यंग फोल्ड माउंटेन रेंज दुनिया के 36 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक ईस्टर्न हिमालय का घर है। और तो और इस रीजन में 32,392 ग्लेशियर्स और 9,409 परमानेंट स्नो फील्ड्स हैं, जो देश के 3 बड़े रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को फीड करते हैं। कुल मिलाकर हिमालयाज का इकोसिस्टम 1.9 बिलियन लोगों का सहारा है, लेकिन आज इसकी हालत काफी चिंताजनक है। इस रीजन का टेम्परेचर हर डेकेड में 0.15 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज रेट से भी ज्यादा है। अगर 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सी तक भी लिमिट हो जाए तो भी इंडियन हिमालयन रीजन में यह 2.1 डिग्री सी तक पहुंच सकता है। ऊपर से हिमालय के टेरेन काफी हार्श हैं। 70% एरिया 3000 मीटर से ऊपर हैं और इसका 80% रीजन सिस्मिक जोन 5 में लाई करता है। IPCC 2021 के मुताबिक हिमालयन ग्लेशियर्स 33% पिघल चुके हैं। गंगोत्री ग्लेशियर 20 मीटर सालाना पीछे हट रहा है। अगर माइनिंग शुरू हुई तो यह 50% तेज हो सकता है। इसके अलावा माइनिंग के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से लैंडस्लाइड्स का खतरा भी बढ़ता है। जोशीमठ में आई लैंडस्लाइड्स जैसे डिजास्टर्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मुताबिक 2000 से हिमालयन स्टेट्स में लैंडस्लाइड्स 40% तक बढ़े हैं और माइनिंग से ये 80% तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हिमालयाज से मिनरल वेल्थ का एक्सट्रैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मुद्दा है। लेकिन अगर हम दुनिया के बाकी हिस्सों पर नजर डालें तो हम इनमें से कई प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम दुनिया से इस बारे में क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, यहां ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा रीजन हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इन्होंने 2023 में 300 मिलियन टन आयरन ओर से $80 बिलियन कमाए, जो इनके जीडीपी का 8 to 10% है। साथ ही साथ यहां 90% माइंड लैंड को रीवेजिटेशन के साथ साथ रिस्टोर किया जाता है। यह इनके स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए मुमकिन हो पाता है। हिमालयन माइनिंग के लिए यह लेसन क्रिटिकल है, क्योंकि यहां लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज है। 2020 में इंडिया में कोल इंडिया ने 40% माइंड साइट्स अनरिक्लेम्ड छोड़े हैं। यहां फंडिंग भी एक बड़ा चैलेंज है। उदाहरण के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का लाइफ टाइम फंड कुल
2500 करोड़ रुपीस है, जबकि ऑस्ट्रेलिया $2 बिलियन एनुअली खर्च करता है। लेकिन हिमालय के केस में उसकी स्टीप स्लोप्स और फ्रेजाइल फॉरेस्ट माइनिंग से डिस्टर्ब होने पर लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे 2013 के केदारनाथ डिजास्टर में हुआ था। इससे सॉइल इरोजन भी बढ़ सकता है, जो इस रीजन की बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में पिलबरा से सीखते हुए इंडिया को हर माइन के लिए कंपल्सरी रिक्लेमेशन लॉ बनाना चाहिए और प्राइवेट फंडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। खैर, इसके बाद अगर हम कनाडा पर नजर डालें तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से 2023 में 50,000 टन कॉपर प्रोड्यूस किया गया। इनकी खास बात यह है कि ये लगभग 80% तक वाटर रिसाइकलिंग करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक हॉल ट्रक्स के जरिए 80% फॉरेस्ट कवर को बचा रहे हैं। हिमालयन माइनिंग के लिए ये एक सस्टेनेबल लेसन है, लेकिन इंडिया में वाटर स्कार्सिटी एक बड़ा चैलेंज है। जम्मू एंड कश्मीर के 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्राइन एक्सट्रैक्शन मेथड में 1 टन लिथियम के लिए 5 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इस रीजन में ग्लेशियर्स ऑलरेडी 20% तक पिघल चुके हैं, जो पानी के सोर्सेज के लिए एक सीरियस थ्रेट है। 2023 में उत्तराखंड में 30% तक कम रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था, जिससे हिमालयन रिवर्स की फ्लो पर असर पड़ा। अगर ये रिवर्स सूख गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडिया के 60% लोगों को रोजगार देता है, फेल हो सकता है। इसके अलावा ये एक सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस भी पैदा कर सकता है। इंडिया में वाटर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे माइनिंग ऑपरेशंस में 90% तक पानी वेस्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अनुसार 70% माइनिंग वर्कफोर्स अभी भी अनस्किल्ड है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को मुश्किल बनाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया को ब्रिटिश कोलंबिया की तरह वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज अपनानी होगी। हर रिसाइकलिंग प्लांट की कॉस्ट लगभग 500 करोड़ रुपीस आती है, जिससे माइनिंग का वाटर वेस्टेज काफी कम किया जा सकता है। साथ ही 10 लाख वर्कर्स को स्किल ट्रेनिंग देनी होगी ताकि नए टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट किया जा सके। पानी बचाने और हिमालयन रिवर्स को सेफ रखने के लिए इंडिया को सोलर पावर्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी बढ़ाना होगा। इसके बाद अगर नॉर्वे की ओर देखें तो उसने अपने नॉर्थ सी रिजर्व से 8 बिलियन बैरल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है। उन्होंने एडवांस्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरफेस डैमेज को 60% तक रिड्यूस किया है, जो हिमालयन रीजन में लिथियम माइनिंग के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज्यादा है और सरफेस माइनिंग से यह डेंजर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। स्लोप्स डीस्टेबलाइज होने से माइंस कोलैप्स हो सकती हैं और आसपास के गांव तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा टनलिंग की कॉस्ट भी आज एक मेजर चैलेंज है। नीति आयोग के हिसाब से इसमें 100 to 150 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर का खर्च आता है। यहाँ एक और बड़ी दिक्कत यह है कि इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वेज अभी लिमिटेड हैं। लगभग 10% हिमालयन एरिया ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक्सप्लोर किया गया है। ऐसे में हम नॉर्वे के मॉडल से सीख सकते हैं और इंडिया के J&K में 500 करोड़ रुपीस का टनलिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए। लेकिन इसकी सक्सेस के लिए हमें सिस्मिक मैपिंग पर भी इन्वेस्ट करना होगा, ताकि भूकंप से होने वाले खतरों का एक्यूरेट असेसमेंट किया जा सके। इसके अलावा हम अमेरिका से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। अमेरिका का मल्टी रिसोर्स मॉडल हिमालयन माइनिंग के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन पॉल्यूशन और स्किल गैप बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट EPA स्टैंडर्ड्स को अपनाया है, जबकि इंडिया में अभी भी 50% माइंस का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज है स्किल गैप। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मुताबिक हमारी 70% वर्कफोर्स अभी भी अनस्किल्ड है। अमेरिका से सीखकर इंडिया को माइनिंग एरियाज में 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंसर्स लगाना चाहिए। साथ ही 10 लाख वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी होगी ताकि एडवांस्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग संभव हो पाए। एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करना भी जरूरी है, जिससे जॉब्स और एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस किया जा सके। साथ ही साथ हिमालयन रीजन में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। उदाहरण के लिए 2019 के GSI सर्वे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट ग्रेफाइट बेल्ट में 2 मिलियन टन ग्रेफाइट रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और 50 करोड़ रुपीस की फंडिंग की कमी ने प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दिया। पर अगर हम चाइना को देखें तो तिब्बतन रीजन में 5000 किलोमीटर हाईवेज और रेल लिंक्स उसके माइनिंग ऑपरेशंस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया के पास इसका मेयरली 10% इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हिमालयन माइनिंग अपने साथ
कई हजार करोड़ का रेवेन्यू और कई लाख जॉब्स का पोटेंशियल लेकर आती है। लेकिन सही प्लानिंग और रिसोर्सेज के बिना यह एक इरिवर्सिबल डिजास्टर बन सकता है। सिस्मिक रिस्क, वाटर स्कार्सिटी, पॉल्यूशन और वीक इन्फोर्समेंट जैसे चैलेंजेस अगर इग्नोर कर दिए गए तो यह हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस बन सकती है। अगर इंडिया इन फील्ड में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में फोकस करे तो 2030 तक सस्टेनेबल माइनिंग अचीव की जा सकती है। नॉर्वे की टनलिंग, अमेरिका की मॉनिटरिंग और चाइना के लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स मॉडल से सीखते हुए एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जा सकता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।